गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनटीए वाला। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम सब फिजिक्स पढ़ने वाले। फिजिक्स पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या है? भौतिकी। यानी क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? प्रकृति में होने वाली घटनाएं तथा उनके कारणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है? यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले घटनाओं तथा उनके कारणों का अध्ययन करते हैं। करते हैं फिजिक्स कहलाता है, यानी कि भौतिकी कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? हमारे फिजिक्स का डिफिनेशन है। चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? बयान से स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट। आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? विद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र। चलिए, सबसे पहले इसमें हम क्या जानेंगे? विद्युत के बारे में जान लेते हैं। विद्युत क्या है? विद्युत क्या है? विद्युत ऊर्जा का एक रूप है। आपके ब्रह्मांड में, आपके यूनिवर्स यानी कि आपके ब्रह्मांड में बहुत से ऊर्जा बिखरी पड़ी है। तो इसमें से क्या है? विद्युत भी हमारा एक ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है, यानी कि हम विद्युत के बारे में जान लिए। अब हम जानेंगे आवेश के बारे में। आवेश क्या है? सबसे पहले आपका एक अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? बचपन में जब ये पतंग उड़ा रहे थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कर रहे थे? जब पतंग उड़ा रहे थे तो इन्हें क्या हुआ? उस टाइम पे जब बारिश हो रही थी और पतंग, ये बारिश के मौसम में पतंग उड़ा रहे थे। जब बारिश के मौसम में ये पतंग उड़ा रहे थे तो जब धागे इनका, ये जो इनका धागा था, क्या हुआ था? बारिश से भीग चुका था और ये क्या हो गया था? और ये कंडक्टर की तरह कार्य कर रहा था, यानी कि चालक की तरह। और इन्हें एक झटका महसूस हुआ। तो इन्हें लगा कि चलिए कुछ नहीं है, इस झटके के बारे में जब महसूस हुआ तो कुछ तो सोचते हैं। और ये सोचे और प्रयोगशाला में जब गए, जब ये प्रयोगशाला में गए बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो इन्होंने क्या किया? कुछ प्रयोग किए। उस प्रयोग में इन्हें मिला कि जैसे कि इन्होंने एक कांच की छड़ को लिया। ये क्या है? कांच की छड़। इन्होंने एक कांच की छड़ को लिया और इसे स्वतंत्र रूप से हवा में लटका दिया। और इस छड़ को क्या किए थे? ये बिल्ली की खाल से रगड़ दिए थे। इन्होंने एक कांच की छड़ को लिया और बिल्ली की खाल से रगड़ दिया उसे। और रगड़ने के बाद क्या किया? उसे स्वतंत्र रूप से प्रकृतिक में यानी कि हवा में लटका दिया उसे। और लटकाने के बाद एक और कांच की छड़ लाए। ये भी क्या है? कांच की ही छड़ है। कांच की छड़ है, यानी एक और कांच की छड़ लाया और क्या किए? जब इसके समीप लाए तो दोनों में क्या होने लगा? प्रतिकर्षण होने लगा।
जब बिल्ली की खाल से कांच की छड़ को रगड़ के इन्होंने हवा में लटकाया और दूसरा कांच की छड़ लाए उसके समीप, तो दोनों क्या करने लगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे। जब प्रतिकर्षित करने लगे तो इनको लगा कि चलिए कुछ नहीं, तो इसमें भी कुछ आवेश है। और इस इन दोनों आवेश, ये आवेश कैसे थे, ये सजातीय आवेश थे। ये आवेश सजातीय आवेश थे। ये जो आवेश थे क्या थे, सजातीय आवेश थे। यानी इससे ये पता चला कि समान आवेश या सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक और, ये केस नंबर फर्स्ट था, ये केस फर्स्ट है जिसमें इन्होंने इन्होंने ये पहला प्रयोग किया। केस नंबर सेकंड देखते हैं जिसमें उन्होंने दूसरा प्रयोग किया। फिर से एक कांच की छड़ को क्या किया उन्होंने, बिल्ली की खाल से रगड़ा। फिर से इन्होंने एक कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा और उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रकृति में लटका दिया। और इस बार उन्होंने क्या किया, एक दूसरा छड़ जो कि एबोनाइट का छड़ था, एक दूसरा एबोनाइट का छड़ लाए और दोनों को जब समीप में लाए तो क्या हो रहा है इस टाइम, इस समय दोनों में प्रतिकर्षण होने लगा। इस टाइम दोनों में आकर्षण होने लगा, सॉरी आकर्षण, आकर्षण होने लगा, दोनों में आकर्षण होने लगा। इससे उनको लगा कि चलिए ये क्या है, असमान आवेश या फिर विजातीय आवेश। ये कौन आवेश है, विजातीय आवेश। इससे उनको ये पता चलेगी, देखिए विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। अब चलिए हमने आवेश के बारे में तो जान लिया ना, इसके बाद हम चलिए इसमें कुछ डिफिनेशन लिखवाते हैं। उनका जो कथन था प्रयोग करने के बाद, बेंजामिन फ्रैंकलिन का कुछ कथन था, उस कथन को हम करा देते हैं अभी। उनका कथन था, पहला था, जब कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तथा उसे प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए, लटका दिया जाए और किसी अन्य कांच की छड़ को, कांच की छड़ को उसके समीप लाया जाए, उसके समीप लाया जाता है, तो दोनों में प्रतिकर्षण होता है, दोनों में प्रतिकर्षण होता है। इससे स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि दोनों में सजातीय आवेश
उत्पन्न है। ठीक है, इसी टाइम उन्होंने क्या किया, एक एबोनाइट की छड़ वाला भी तो किया था, उसे भी लिखना होगा, लेकिन केस नंबर सेकंड, दूसरा पेन हम यूज कर लेते हैं। केस नंबर सेकंड, इसमें क्या था, जब कांच की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है, तथा उसे प्राकृतिक में, तथा उसे स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, और एबोनाइट की छड़ को उसके समीप लाया जाता है, तो दोनों में प्रतिकर्षण होता है, अर्थात दोनों में आकर्षण होता है, अर्थात दोनों में सजातीय आवेश दोनों पर विजातीय आवेश उत्पन्न हुआ है। क्लियर? देखिए कथन नंबर फर्स्ट में उन्होंने क्या बोला था कि जब किसी कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है और उसे हवा में स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाता है तो क्या होता है, और किसी दूसरी कांच की छड़ को उसके समीप लाया जाता है तो दोनों में आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है, दोनों पे विजातीय आवेश उत्पन्न हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर में उन्होंने क्या बताया कि जब किसी कांच की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है और क्या किया जाता है, उसके बाद एक एबोनाइट की छड़ को उसके समीप लाया जाता है तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात इससे क्या होता है, दोनों पर विजातीय आवेश है। और आपको तो पता है पहले से कि सजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए तो आपने इसके बारे में जान लिया ना, विद्युत और आवेश के बारे में। आपने पहले विद्युत के बारे में जाना, फिर आवेश के बारे में जान लिए। ठीक है, चलिए फिर इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जानेंगे आवेश उत्पत्ति का। आपने तो आवेश उत्पत्ति के बारे में तो जान ही लिया, कैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाकर आवेश की उत्पत्ति करा दी। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे इसमें किसमें, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में हम जानेंगे क्या, जैसे कि मानकर चलिए हमारे पास ये क्या रहा, कोई पदार्थ है, मानकर चलिए ये पदार्थ ए है और ये पदार्थ बी है, इसके पास भी एक नाभिक है, इसके पास भी नाभिक होता है, ये तो पता है ना। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, यानी नाभिक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और इसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये तो पता है ना आपको। इसके भी चारों तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे राउंड राउंड करके चक्कर लगाते हैं, ये पता है ना।
अब देखिए क्या करते, जब इन दोनों पदार्थों को आपस में घर्षण कराया जाता है, यानी कि पदार्थ ए और पदार्थ बी को जब घर्षण कराया जाता है तो क्या होता है, मानकर चलिए जब दोनों के इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन देगा इनको और ये इनसे इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसी को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है, देखिए जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो त्याग करता है उसे क्या कहते हैं, धनावेश। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, ऋणावेश। इसी को तो बस शब्दों में लिखना है, क्या आप सब लिख पाओगे। और ये क्वेश्चन जो है क्या है, वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके बोर्ड एग्जाम में चांस है इसके आने का, हो सकता है इस बार नहीं, पिछले 10 साल का भी, अगर आप पिछले 10 वर्षों का भी अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें आपको मिलेगी, क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन बैंक से देख लिया करो कभी कभी, ठीक है ना। चलिए इसे फिर करते हैं, इसे भी हम शब्दों में लिखते हैं, कैसे लिख पाते हैं। देखिए इसमें लिखा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी क्या करते हैं, जब दो पदार्थों को, पेन चेंज कर लेते हैं हम, जब दो पदार्थों के बीच यानी कि जब दो पदार्थों के बीच घर्षण कराया जाता है, जाता है तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे धनावेश कहते हैं। तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऋणावेश कहते हैं। अब क्लियर है ना, यानी जो पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे धनावेश कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ऋणावेश कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आपने इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया है। क्लियर हुआ ना। अब देखिए मान के चलिए इस फॉर एग्जाम्पल आप समझ लेते हैं, ये कौन है, ये है रमेश। ये कौन है, ये है रमेश। ये कौन है, ये रमेश है। इनके पास देखते हैं, ये है संगीता। मान के चलते हैं ये रमेश है और ये है संगीता। रमेश के पास पैसा ज्यादा है, पैसा क्या है, ये ज्यादा है, और संगीता के पास पैसा कम है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, संगीता को अगर पैसा चाहिए तो रमेश से मांगेंगे ना। अब देखिए संगीता कैसे मांगती है रमेश से, अगर रमेश संगीता को पैसा दे दिए, संगीता को पैसा दे दिए रमेश, तो रमेश के पास ज्यादा है, इसलिए रमेश क्या हो जाएंगे, धनावेश, क्योंकि ये पैसा दे रहे हैं, यानी ज्यादा है इनके पास, तो ये क्या है, धनावेश है। और एक कौन पैसा ले रहा है, संगीता। तो संगीता पैसा ले रही है तो किस में जा रही है, कर्ज में जा रही है, यानी ये क्या है, संगीता ऋणावेश है।
यानी इनके पास कौन सा आवेश होगा? धन आवेश। किसके पास? रमेश के पास। और संयुक्ता के पास कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश। अब क्लियर हुआ ना? चलिए, अब यहां पे देखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण हम समझते हैं। मानकर चलिए हमारे पास कोई आदमी है, जैसे कि मानकर चलिए ये रमेश ही है, रमेश को ही ले लेते हैं। ये है रमेश। रमेश, इनके बारे में हम समझते हैं। अब रमेश है तो कभी आपने सुना है? ऐसे तो आप बोलते होंगे ना कि हमारे गांव में दो रमेश रहते हैं, ऐसे तो कोई बोलता है ना। अब ये समझिए, ऐसे बोले हो कभी हमारे गांव में? 1/2 रमेश रहते हैं। यानी रमेश किसमें रहते हैं? ये जो रमेश है इनकी संख्या किसमें है? इंटीजर्स में है ना, यानी पूर्णांक में। किसमें है? पूर्णांक में है। कभी फ्रैक्शन में तो नहीं होता है ना ही डेसिमल में होता है। इसीलिए इसमें समझिए क्या करेंगे, आवेश जो होते हैं क्या होते हैं उसमें? फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, डेसिमल में नहीं होते हैं, और जब भी होंगे किसमें होंगे? इंटीजर्स में होंगे। यही तो इसमें समझना है। समझिए फिर, देखिए इसमें क्या समझेंगे हम। यहां पे हम समझेंगे Q इज इक्वल टू NE। अब यहां पे समझते हैं हम, जहां Q क्या है? Q है कुल आवेश। Q है यहाँ पे, Q क्या है? कुल आवेश। N क्या है? यहाँ पे पूर्णांक है। N पूर्णांक है। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना उपस्थित होता है? 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। ये किस पे होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं। 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। ये किस पे होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं। कितना होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। अब समझिए इसमें करना क्या होगा हमें। हमने लिखा था Q इज इक्वल टू NE। N क्या है यहाँ पे? पूर्णांक है। और Q क्या था बाबू? कुल आवेश। और E क्या था? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश अभी बताए थे उपस्थित होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻90 गुलाम। ये किस पे होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित होते हैं। ठीक है ना? अब यहां से देखिए हमें इसे इसी को तो बस क्या करना है, लिखना है। हम चाहे तो इसे शब्दों में ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। जब किसी पदार्थ पर
जब किसी पदार्थ पर कुल आवेश ऐसा होता है, किसी पदार्थ पर कुल आवेश उस उसी पदार्थ के एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज पूर्ण गुणज के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यानी समझिए इसमें क्या कह रहे हैं, किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश, जो कि क्या है, कुल आवेश हमारे क्या है, क्यू, किसके बराबर होते हैं, ये जो क्यू है किसके बराबर होते हैं, कुल आवेश क्या है, क्यू, और ये किसके बराबर, उसी पदार्थ के एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज, यानी कि पूर्णांक है ना, यहाँ पे एन क्या है, पूर्णांक है ना, तो पूर्ण गुणज के बराबर होते हैं। एक बार और बोलते हैं, किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश उसी पदार्थ के एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होते हैं। क्लियर हुआ ना? या सब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे अच्छे से लिखो तो Q इज इक्वल टू एन टी। इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है ना। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इसी पे एक न्यूमेरिकल है, इसमें एक न्यूमेरिकल है आगे, जिसे आप सबको सॉल्व करना होगा। इसे देखिए, इसमें करना क्या है, आपको दिख रहा है ना, यदि किसी पदार्थ पे एक गुलाम आवेश है, देखिए क्या लिखा है इसमें, किसी पदार्थ पर कितना आवेश है, किसी पदार्थ पर एक गुलाम आवेश है, कितना आवेश है, एक गुलाम, यानी आपको इसमें दिया है ऑलरेडी, क्या आपको इसमें पहले गिवन लिखते हैं, आपको इसमें गिन कर देखिए क्या क्या दिया है, एक गुलाम, यानी कि क्यू का मान आपको दिया है, कितना दिया है, एक गुलाम दिया है, तो उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, आपको तो ई का वैल्यू पता ही है, ई का मान क्या था अभी, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, तो कितने हैं, कितने होते हैं आवेश, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, एक तो होते हैं। और आपको करना क्या है, केवल फॉर्मूला लगाइए जो ऊपर लिखे थे, क्या लिखे थे, Q इज इक्वल टू एन ई, ये तो फॉर्मूला हम लिखे थे ना ऊपर, इसका यूज कीजिए, इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखिए एन को क्या कीजिए, एन को यही रहना देता है और ई को क्यू की तरफ भेजते हैं, तो इसे कौन सा मेथड कहते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड कहते हैं। इसके तहत क्या होता है, अगर कोई मल्टीप्लाई में होता है, अगर डिवाइड के इधर जाता है तो क्या होता है, इक्वल के इधर जाता है तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो करते हैं इसे, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। अब आपको देखिए यहाँ पे एन तो लिख दिए, क्यू का मान कितना दिया है, एक दिया है ना, ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, यहां तक तो आपको दिख रहा है ना, कितना है, एन इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम।
यहां तक हुआ ना। इससे आगे प्रोसेस को चलते हैं। देखिए इसमें करना क्या होता है, यहां तक तो आ गए ना। अब देखिए ये जो नीचे 10⁻⁻90 गुलाम आपको दिख रहा है, अगर इसे बटे के ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाता है। नीचे तो माइनस है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10⁻90 गुलाम अपॉन 1.6, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इसे माइनस से केवल प्लस कर दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, इसे चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ना 10⁻90, हम चाहे तो इसे कैसे लिखेंगे 10 × 10 कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 90 टाइम्स। हम चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10 यानी एक 10 यहाँ पे है ना, अगर ऐड करेंगे पावर, मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है। नीचे क्या है 1.6, इसे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, और आगे इसे डील करेंगे तो 10 × 10⁻18 अपॉन 1.6, ऐसे लिख सकते हैं ना। बोलो ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। गुड। अब देखिए इसे यहां से क्या करेंगे, अगर 10 को हम 1.6 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 6.25 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी आपको एक अगर किसी पदार्थ पे एक गुलाम आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6.25 इंटू 10⁻18 गुलाम। क्लियर हुआ। इसे एक बार अच्छे से आप सब देख लीजिए और बना लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए इतना ही कह के अपनी क्लास को आज एंड करते हैं। जय हिंद, जय